एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं, इसके पीछे छुपे हुए कारण क्या है, किस कारण से ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन देखने को मिलती है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है। ब्रेन स्ट्रोक दो तरीके का होता है, एक होता है आपका इस्चेमिक स्ट्रोक, एक होता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। जो इस्चेमिक स्ट्रोक है, इस्चेमिक स्ट्रोक आपका ब्रेन के अंदर अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी नहीं गई तो भी देखने को मिल जाता है। किसी कारण से खून का थक्का जम गया, मे बी चोट लगने की वजह से, या आपको बीपी शुगर की दिक्कत थी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, उसकी वजह से खून का थक्का वहाँ जम गया, तो ब्रेन का कुछ हिस्सा परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। और ब्रेन का जो हिस्सा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वो जितने भी बॉडी फंक्शंस को संभालता था उसके अंदर लॉस देखने को मिलता है। तो वो मूवमेंट के अंदर देखने को मिल सकता है, कोऑर्डिनेशन में मिल सकता है, स्पीच में मिल सकता है, आप शब्द साफ नहीं बोल रहे होते हो या स्पीच एकदम से चली भी जाती है। तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिल जाती है। सेकेंड जो हमारा है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन के अंदर जितनी ब्लड वेसल्स है, ब्रेन का जो सप्लाई जा रहा है उन वेसल्स के अंदर रप्चर हो जाता है, मतलब वो नस फट जाती है। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। बढ़ता हुआ बीपी एक मेजर रीज़न है, कोई इंजरी या चोट वो भी एक रीज़न है। तो ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब जो केसेस हमें देखने को मिलते हैं वो इस्चेमिक हेमरेजिक दोनों ही मिल जाते हैं। इनके पीछे छुपे हुए कारणों को आप जान लीजिए कि किस रीज़न से ये देखने को मिलते हैं। तो सबसे जो मेजर फैक्टर है वो है बढ़ता हुआ बीपी। अगर आपका बीपी शूटअप करता रहता है कॉन्टिन्यूसली या अचानक से एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ब्रेन की जो वेसल्स हैं उन पे प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से वो फट जाती हैं और खून वहाँ पर फैल जाता है, कलेक्शन हो जाती है या स्प्रेड हो जाता है। उसकी वजह से जो ब्रेन का हिस्सा आपकी बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा था वो अब नहीं कर पा रहा होता है। तो मोस्टली क्या देखने को मिलता है कि आपका राइट साइड ऑफ द बॉडी आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और जो आपका राइट साइड का ब्रेन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। तो मान लीजिए कि अगर आपके राइट हैंड के अंदर पैरालिसिस हुआ है, राइट लेग नहीं चल रही, राइट साइड ऑफ द बॉडी पैरालाइज्ड हो गया है, तो मोस्टली जो केसेस में हमें देखने को क्या मिलता है कि लेफ्ट जो ब्रेन है वो इम्पैक्टेड होता है। तो उसके अंदर कोई इन्फाक्ट आ सकता है, खून का थक्का आ सकता है या हेमरेज हो सकती है, नस फट सकती है। तो ये बेसिक रीज़न देखने को मिलते हैं। सेकेंड जो कॉज है वो है बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज़। जो पेशेंट डायबिटिक लंबे समय से है, अनकंट्रोल्ड शुगर वैल्यूज़ है, अचानक से शुगर लेवल स्पाइक किए, साथ में कोलेस्ट्रॉल भी उनका बढ़ा हुआ अगर देखने को मिलता है तो ये साथ में मिलकर खून का थक्का बना देते हैं, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक हो जाता है। एक और रीज़न है जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो है इंजरी। कभी कभार स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज हो जाती हैं, आपके सिर पे कोई चोट लगी, किसी ने मार दिया या एक्सीडेंट की वजह से सिर पे चोट लग गई, हेड इंजरी मेजर हो गई, तो उसकी वजह से भी हमें ब्रेन स्ट्रोक देखने को मिलता है। अब ब्रेन स्ट्रोक के अंदर सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, आपका जो ब्रेन का हिस्सा बॉडी को कंट्रोल कर रहा है उसकी फंक्शनिंग चली जाती है। ये बीमारी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ब्रेन का डिसऑर्डर है, लेकिन इम्पैक्ट किस पे आता है, आपके मसल्स पे, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन है ब्रेन की मसल्स के साथ चल रही होती है, जो सिग्नल्स वो भेज रहा है आपकी मसल्स के मूवमेंट के लिए, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, हैंड की मूवमेंट्स कर रही हूँ, तो ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरा ब्रेन। अब अगर मेरा ब्रेन ही एक्टिव नहीं है या ब्रेन के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा है तो जो नुकसान उस हिस्से में हुआ है और जो वो फंक्शनिंग संभाल रहा था हमारी बॉडी की, उस पर इम्पैक्ट आता है सबसे पहले। तो आपकी स्पीच पे भी हो सकता है, शब्द अचानक से लंबे होने स्टार्ट हो जाते हैं या अचानक से आपके हाथ पैर चलने बंद हो जाते हैं या इनिशियली वीकनेस आती है। एकदम पेशेंट कंप्लेन क्या करता है कि मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा और आगे चलकर क्या होता है कि बिल्कुल मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो ये दो तरीके से देखने को मिलती है कंडीशन, एक होती है पैरालिसिस, एक होता है प्लेजिया। अगर हम हेमीपैरालिसिस की बात करें, जो आपका एक साइड की बॉडी अगर कुछ कुछ मूवमेंट उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम पैरालिसिस में काउंट करते हैं। अगर कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट हो गया है तो वो हेमीप्लेजिया में काउंट होता है। तो वैसे ही हमारा कई सारी टर्म्स होती हैं। मोनोप्लेजिया मतलब एक बॉडी पार्ट इफेक्टेड है, मतलब मेरा सिर्फ जो पैरालिसिस हुआ है वो हाथ के अंदर हुआ है या सिर्फ लेग में हुआ है।
आपका सेकंड होता है हेमीपैरेसिस, जिसमें आपका आधा हिस्सा बॉडी का इफेक्टेड है, वो सिर से लेके पाँव तक हो सकता है। एक होता है आपका क्वाड्रीपैरेसिस या क्वाड्रीप्लेजिया, मतलब गर्दन से नीचे बिल्कुल टोस तक का हिस्सा या तो बिल्कुल ही मूवमेंट लॉस हो गया या कुछ कुछ मूवमेंट है। एक होता है आपका पैराप्लेजिया या पैरापैरेसिस, उसके अंदर क्या होता है, कमर से नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है या मूवमेंट लॉस हो जाती है, यूरिन मोशन का पता नहीं चलता। ये जो मूवमेंट लॉस है ये कंप्लीट भी हो सकती है और कुछ कुछ प्रेजेंट भी हो सकती है। तो प्लेजिया मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ मूवमेंट, पैरेसिस मतलब कुछ कुछ मूवमेंट है लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, सेंसेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इनिशियली जब भी किसी को पैरालिसिस होता है, कभी कभार वो पैरालिसिस की कंडीशन में भी आगे पहुंचता चला जाता है जब रिकवरी फेज आता है। शुरुआत में कई बार वो प्लेजिया की फॉर्म में भी होता है, मतलब कोई भी मूवमेंट नहीं होती। तो अगर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट है, उसके अंदर हम रिकवरी लाना चाहते हैं, तो शुरुआत से ही हमें क्या करना है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम स्टार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंट जब बेड रिडन है, हॉस्पिटल में एडमिट है, इमरजेंसी केयर के अंदर है, तो जब उसकी थोड़ी थोड़ी मूवमेंट भी स्टार्ट होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, उन्हें पैसिव एक्सरसाइजेस करवाना स्टार्ट करते हैं। पैसिव एक्सरसाइजेस का मतलब बेड पे लेटे लेटे थोड़ा थोड़ा अपना एफर्ट लगाते हुए आप हाथ की, लेग की मूवमेंट करवाना स्टार्ट करते हैं। जब पेशेंट थोड़ा सा मोबिलिटी में आता है, मतलब उठकर चलना थोड़ा थोड़ा उसने शुरू कर दिया, चाहे सपोर्ट से ही, तो हम एक्टिव एक्सरसाइजेस स्टार्ट करवा देते हैं, मतलब उसमें पेशेंट का एफर्ट लगवाते हैं और इसी के थ्रू रिकवरी आनी स्टार्ट होती है। सिर्फ फिजियोथेरेपी करवाने से, एक्सरसाइज करने से ब्रेन के अंदर रिकवरी नहीं आती। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, आपको न्यूरोप्लास्टिसिटी को बनाए रखने के लिए कुछ मेडिसिन की मदद भी लगती है। तो इनिशियल फेज में जब हम रिहैब स्टार्ट करते हैं, आप एक्सरसाइजेस कीजिए, एक्टिव रूटीन के अंदर वापस आइए, चाहे सपोर्ट से, धीरे धीरे ही हम कर रहे हैं। बट जब भी श्रेयास में पेशेंट आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनका कंबाइंड ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं, जिसके अंदर आयुर्वेदिक हर्ब्स भी होती हैं जो उनकी बॉडी को स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि स्ट्रोक के बाद मसल्स में वीकनेस आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, पेशेंट पेन की कंप्लेन करता है, बोलता है कि बहुत ज़्यादा अकड़न है मैम, तो उसके करेक्शन के लिए हम उसे मेडिकेशन पे रखते हैं, साथ के साथ रिहैब करवाते हैं, ताकि पेशेंट का जब ब्रेन रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर जाता है, ब्रेन सिग्नल भेज रहा है, तो उसकी मसल्स एक्टिव फॉर्म में हो। अदरवाइज अगर हम कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते तो एक फेज ऐसा आता है जब मांसपेशियां बिल्कुल सूख जाती हैं, अकड़ जाती हैं, तो उसके अंदर फिर कोई ट्रीटमेंट काम भी नहीं कर पा रहा होता है। तो हमें शुरुआत से ही एक्टिविटी कुछ ना कुछ इनिशिएट करनी है, रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देना है। प्लस इन फ्यूचर आपको ये दिक्कत कभी भी ना देखने को मिले, तो आपको प्रिकॉशन रखना इम्पॉर्टेंट है। जैसे आयुर्वेद हमेशा कहता है कि ट्रीट द कॉज, हमेशा रूट कॉज पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, इन फ्यूचर आपको कोई भी दिक्कत ना बने, इसलिए जो भी इसके फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहे हैं होने के पीछे, जैसे बढ़ता हुआ बीपी, बढ़ते हुए शुगर वैल्यूज़, बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, तो उसको मेंटेन करके आपको चलना है, अपनी डाइट से, अपनी मेडिकेशन से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी एक्सरसाइजेस से रूटीन को बेटर करना है। प्लस जो पेशेंट्स ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिकेशंस चल रही होती हैं, जिनकी बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल कम करने की या खून पतला करने की, बिना डॉक्टर की गाइडेंस के अचानक से एब्रप्टली कभी भी उसको बंद मत कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी सी गलती भारी पड़ जाती है, स्ट्रोक दोबारा से भी हो जाता है। जिन लोगों को फिट्स आ रहे होते हैं, दौरे पड़ रहे होते हैं, क्योंकि जब स्ट्रोक होता है तो आपके ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आती है कुछ समय के लिए, तो उसकी वजह से फिट्स इनिशिएट हो जाते हैं। पेशेंट को एकदम अचानक से हाथ पैर कांपने स्टार्ट होंगे, अकड़न आती है बॉडी में और पेशेंट कई बार गिर भी जाता है, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। तो वही उसको करेक्शन के लिए डॉक्टर्स उन्हें कुछ मेडिसिन पे डालते हैं जो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स होते हैं, मतलब आपके फिट्स को कंट्रोल करते हैं। तो उन्हें भी आप डॉक्टर की मर्जी के बिना कभी भी बंद मत कीजिएगा। तो अगर हम ये सारी प्रिकॉशंस को फॉलो करते हैं तो दोबारा होने से भी बच जाते हैं। और ऑलरेडी अगर आपको लकवा हुआ है, अभी पैरालिसिस हुआ है, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, अपनी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करोगे, एक हेल्दी डाइट मेंटेन करोगे जिसके अंदर विटामिन डी, विटामिन बी और आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन की मात्रा अगर अच्छी पाई जाती है, तो आपकी रिकवरी में आपको अच्छी मदद मिलेगी।
तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। फिर भी आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। पेशेंट अगर विजिट नहीं भी कर पा रहे और कोई फैमिली मेम्बर भी आ रहा है तो उसकी रिपोर्ट ज़रूर कैरी कीजिए और उसकी प्रेजेंट कंडीशन की आप वीडियो ज़रूर लेके आइए, ताकि हमें मदद मिले आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में। जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, लेकर आते रहेंगे, बहुत से सवालों के जवाब भी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।